बच्चों, हमारा क्या लेसन चल रहा है अभी 15 लेसन चल रहा है, जिसमें संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के तहत हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे, अधिकतर ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ पे वस्त्र ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? अस्पताल। ठीक है, हॉस्पिटल ज़्यादा ऐसी संस्था है। हाँ, अन्य संस्थाओं में भी वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग तो अस्पताल में ही होता है। ठीक है। वहाँ इसका रखरखाव से संबंधित, हम देखभाल से संबंधित बात करेंगे यहाँ पे। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी क्या जान सकेंगे? अधिगम बिंदु, आप लोग अभी तक तो जान गए होंगे बच्चों कि अधिगम बिंदु से संबंधित क्या है, कि विद्यार्थी उसको अधिगम कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। ठीक है, इस लेसन को पढ़ने के बाद कपड़े और वस्त्रों के उत्पाद की देखभाल यथा रखरखाव के महत्व की चर्चा कर सकेंगे। अस्पताल व होटलों में कपड़ों की देखभाल व रखरखाव की संकल्पना का वर्णन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाएं और विभिन्न उपकरणों एवं उनके उपयोग को समझ सकेंगे। चर्चा कर सकेंगे कि कैसे एक विद्यार्थी इस क्षेत्र में जीविका कैरियर की तैयारी कर सकता है। प्रस्तावना। परिवार में पोशाकों और घरेलू उपयोग में आने वाले कपड़ों के बारे में सब भली भांति जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के कपड़े औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कुछ संस्थाओं के आंतरिक भाग ऊष्मा, ध्वनि और रोधित करने के लिए अस्पतालों में पट्टियाँ, मास्क आदि के प्रयोग के लिए भी किए जाते हैं, क्योंकि विशेष गुण वाले कपड़ों का विशेष प्रयोग कार्यात्मकता के चयन किया जाता है। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह विशेष गुण उन वस्त्रों के अपेक्षा जीवन काल में बने रहे और उसकी अच्छी देखभाल करके यह प्रयास किया जाए कि उस उत्पादक में काम आने वाले अवधि बढ़ सके। और वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के दो पहलू इसमें शामिल होते हैं: भौतिक सामग्री और क्षति से मुक्त रखना, यदि इसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंचती है तो उसमें सुधार किया जा सके। दूसरा है धब्बों और धूल को हटाना और उसके रंग रूप को और चमक को बनाए रखना, उसकी बनावट के दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। अब हम मूलभूत संकल्पनाओं की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे स्वच्छ, चमकदार, स्वस्थ के लिए अनुकूल वस्त्र, दाग रहित, कड़क घरेलू लिनेन, सफल धुलाई और निर्जल धुलाई का परिणाम होता है। वस्त्रों की धुलाई एक विज्ञान की कला दोनों है। इसका कैसे हो सकता है? क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के अनुसार प्रयोग करके इस पर आधारित है। दूसरी कला इसलिए है क्योंकि यह सौंदर्य बोध और रुचिकर परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुप्रयोग में कुल कौशलों से संबंधित निपुणता की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि विभिन्न वस्त्रों की देखभाल, रखरखाव, उसके रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार, वस्त्र के निर्माण तकनीक, वस्त्रों में दी गई सुसज्जा, उनसे कहीं उपयोग में लाना, इस सब बात पर निर्भर करता है कि आप धुलाई, लॉन्ड्री की प्रक्रिया, धब्बे हटाना, जल की प्रक्रिया, साबुन, अपमार्जक और डिटर्जेंट के उपयुक्त है। धुलाई की विधियाँ, सुसज्जा, उपचार, इस्त्री करने वाले, गर्म प्रेस करने वाले, उसमें लगाने वाले परिचित। आइए हम इस गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरणों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करें। और सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले 3 प्रकार के उपकरण हैं। पहली चीज़ क्या है? धुलाई के उपकरण है, फिर सुखाने के उपकरण, इस्त्री और प्रेस करने के उपकरण। घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई हाथ से की जाती है, जिसमें बाल्टियाँ, चिलमचियों, तसलों और रगड़ने वाले तड़के, ब्रशों आदि का उपयोग किया जाता है। कुछ मामलों में तो मूल धुलाई मशीनों के भी प्रयोग करने लगे हैं अभी वर्तमान में। धुलाई के उपकरण। धुलाई के मशीन के 2 प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। ऊपर से भराई करने वाले, जिसमें मशीन के कपड़े ऊपर से डाल दिए जाते हैं, और सामने भराई होती है, जिसमें मशीन के कपड़े सामने से भरे जाते हैं। मशीन 3 प्रकार की हो सकती है: पूर्ण तथा स्वचालित। इन मशीनों का प्रत्येक बार उपयोग करने के बाद पानी भरने और पानी का निश्चित ताप पर गर्म करने, धुलाई चक्र खंगालने की संख्या में नियंत्रण के बाद एक बार सेट करना पड़ता है। उसके बाद मशीन चला दी जाती है। व्यक्ति हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे क्रियाकलाप आपके लिए दिया गया है। बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की धुलाई मशीनें सर्वेक्षण करके चित्र इकट्ठा कर, यहाँ पे आपको धुलाई मशीन के चित्र लगाने, जो स्वचालित हो, ठीक है, जो अंदर से डालने वाले टब वाली हो, 3 तरह की इसके चित्र आपको यहाँ पे लगाना है। अर्ध स्वचालित। इन मशीनों के समय पर काम कर रहे व्यक्तियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चक्र के साथ खंगालने और पानी इन मशीनों को भरना पड़ता है, निकालना पड़ता है। स्वतः 2 टब वाली मशीन होती है। हस्त चालित मशीन। इस मशीन में 50% से अधिक काम प्रचालन के हाथ से ही करना पड़ता है। स्वचालन मशीन के निम्नलिखित है: जल भरना,
जल स्तर नियंत्रण की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जल का स्तर स्वतः चालन हस्तचालन से नियंत्रित किया जाता है। जल के तापमान को नियंत्रित करना मशीन में एक बटन ट्रायल पैनल सूचक होता है जो कि वांछित दाब का चयन करने में सहायता करता है। धोने, खंगालने और तापमान को समान हो सकता है। धुलाई की सभी मशीनें का सिद्धांत, वे धोने वाले घोल को कपड़ों की गंदगी को हटाने के लिए कपड़ों की गतिशील रखते हैं। इसके प्रमुख विधियाँ कौन सी है? आलोइन, यह ऊपर के कपड़ों को डालने वाली मशीनों का प्रयोग में लाया जाता है। आलोइड के ब्लेड होती है जो घूमती है, एक ही दिशा में दोलन कर सकते हैं, दो दिशाओं में बारी बारी से घूमती है। इस टब में धारा का प्रवाह होता है। इसमें जल वेग पूर्वक कपड़े को गीला कर देता है। स्पंदन, यह भी ऊपर से भरने वाली मशीनों के उपयोग में लाया जाता है। गति ऊर्ध्व स्पंदन द्वारा की जाती है, बहुत तेज ऊर्ध्व गति करती है। अवपातन टबलिंग, इसका प्रयोग सामने वाले भरने वाली मशीनें में किया जाता है। धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखने बैलन में होती है, छिद्र युक्त होती है। आंशिक रूप से यह टब में घूमता है और प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े के ऊपर तक ले जाती है और फिर यह धुलाई के जल में गिरा देता है। अर्थ है कि कपड़े जल में से गुजरते हैं, बजाय वह जल कपड़ों के से गुजरता है, जैसा कि पिछले दो विधियों में आपने देखा है। मशीन के साइज व धोए जाने वाले वस्त्रों के प्रकार आधार पर आलोइकों के प्लास्टिक, धातु, एल्यूमिनियम अथवा बैकलाइट का बनाया जाता है। इस प्रकार के अपमार्जक, विरंजक, मृदुकारकों इत्यादि का प्रभावहीन नहीं होते हैं। वस्त्र के प्रकार के आधार पर आलोइकों के मशीन में परिवर्तन किया जाता है। खंगालना, रिसिंग, धुलाई के चक्र का महत्वपूर्ण चरण होता है। ये कपड़ों की अच्छी तरह से खंगाल न जाए तो मटमेले दिखाई देते हैं और बुनावट कड़ी हो सकती है। फिर 10 जल निष्कर्षण, इसके लिए धुलाई और प्रत्येक खंगाल की प्रक्रिया के बाद जल को बाहर निकाल दिया जाता है। 3 तरीके से बाहर निकालता है। पहला क्या है? चक्रण, 300 आरपीएम 300 चक्कर प्रति मिनट के प्रति गति से चक्रण होने पर अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है और जल के ऊपर के बाहर फेंक देता है और जल पंप द्वारा नाली से बाहर कर दिया जाता है। तली निकास में है छिद्रित टबों वाली मशीन धुलाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर उसे खंगालने की प्रक्रिया समाप्त होने पर रुक जाती है और जल तली से द्वारा बाहर निकल जाता है। निकासी अवधि में अंत में टब ऊपर की ओर अनुसार चक्रण करता है, इसे कपड़ों में बचा खुचा जल निकाल दिया जाता है। फिर है तली निकास चक्रण का संयोजन। कुछ मशीनें बिना रुके तली के जल निकासी करती है और तली के निकासी चक्रण की अवधि में ही होता है। यह पद्धति जल का श्रेष्ठ निकास उपलब्ध कराती, क्योंकि यह तली से भारी गंदगी और जल में निलंबित गंदगी को बाहर निकालती है। चक्रण के समय वस्त्रों से निकले गए जल की मात्रा टब के चक्रण की गति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। 333 से 1100 आरपीएम के अलग अलग हो सकती है। लगभग सूखने तक चक्रण नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें वस्त्रों में सिलवटें पड़ जाती हैं, जिससे अस्त्री की बहुत कठिनाई होती है और चक्रण की उपयुक्त गति है 600 और 620 आरपीएम। सूखने के उपकरण की प्रक्रिया। खुले में सुखाने के अलावा व्यापारिक संस्थागत स्तरों पर वस्त्रों को सुखाने के लिए शुष्क ड्रायर का प्रयोग करते हैं। शुष्क ड्रायर 2 प्रकार की होती है। अपेक्षाकृत निम्न ताप में वायु उच्च वेग पे परिचालित किए जाते हैं, अतः कमरे की वायु शुष्क के सामने फैले पैनल के नीचे प्रवेश करती हैं, ऊष्मा के स्रोत से ऊपर को प्रवाहित होती रहती है, फिर वस्त्रों में होती हुई वो बाहर निकल जाती है। इसमें से तापमान और आर्द्रता सामान्य बनी रहती है। उच्च ताप की वायु धीरे धीरे परिचालित की जाती है, जिसमें कि जब वायु शुष्क में प्रवेश करती है तो ऊष्मा के स्रोत के ऊपर की ओर गुजरती है और शुष्क के शीर्ष परिचित छिद्रों में से एक पंखे द्वारा खींच ली जाती है और नीचे की ओर से वस्त्रों को गुजरने निकालने के बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि शुष्कों में वायु की गति धीमी होती है और निष्कासन वायु की आर्द्रता उच्च होती है। इस्त्री करना, गरम प्रेस करना। अधिकांश घरों में एक इस्त्री होती है। प्रेस करने के लिए अस्थायी और स्थायी स्थान होता है। इस्त्री करना एक प्रक्रिया है। इसमें वस्त्रों का प्रयोग में लाते हुए धोते समय पड़ने वाली सिलवटें समतल किया जाता है। प्रेस करके पोशाक को बाहों और पैंट पर चुन्नटें स्कर्ट डालने में मदद करती है। इस्त्री की चिकनी धात्विक सतह पर इसमें गर्म किया जाता है और अधिकांश विद्युत इस्त्रियों का प्रयोग भीतर की ताप स्थायी बनाए रखता है, जो कपड़े के लिए उपयुक्त है, संयोजन कर सकता है। इस्त्री में ऐसे तंत्र भी होते हैं जो कि प्रयोग के साथ इस्त्री के 1.5 3.5 तक ग्राहक होते हैं।
घरेलू उपयोग में इसकी पसंद भारी वस्तुएं, पर्दे, चादर इत्यादि में भारी इस्त्री की आवश्यकता होती है। यद्यपि अधिकांश मामलों में गर्म करने वाले कार्य विद्युत से किया जाता है, भारत में भी कोयले गर्म करके इस्त्रियां देखी जा सकती है। कोयले की इस्त्रियां ढक्कनदार धातु के बक्से के तरह होती है, जिसमें इस्त्री के गर्म करने पर उसे जलते हुए कोयले के टुकड़े रखे जाते थे। परिवार में काम आने वाले पोशाक, घरेलू वस्त्रों की देखरेख के लिए विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। घरेलू वस्त्र इस्त्री के दैनिक उपयोग में छोटी ध्यान में रखें। घरेलू लिनन के बड़ी वस्तुएं कुछ विशेष व्यवसायी धुलाई घरों, लॉन्ड्रियों में भेज दी जाती है। कभी कभी तो व्यवसायी व्यक्ति की सेवाएं भाड़े पर भी ली जा सकती है, जो धोने अथवा इस्त्री सुसज्जा करने के लिए घर के कपड़े इकट्ठे करते हैं। इस प्रकार के व्यवसायी, जिन्हें की अक्सर धोबी कहते हैं, घरों, विद्यार्थियों, छात्रावास, छोटे होटलों, रेस्टोरेंटों के संस्थाओं सेवाएं देते हैं। सामान्यतः अपने घरों से काम करते हैं। धुलाई के लिए शहरों के नगर विशिष्ट निर्दिष्ट स्थानों पर उपयोग करते हैं, धोबी घाट कहलाते हैं। अपने घर के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की सूची बनाइए और उन्हें होने वाली गतिविधियां, व्यापारिक धुलाई पर भेजे जाने वाले कुछ व्यवसायिक उपयोगों का अनुसार वर्गीकृत कीजिए। वैयक्तिक कार्यकर्ताओं की संकल्पनाएं, लॉन्ड्रियां और ड्राई क्लीनर शब्द धुलाइयां निर्जल धुलाई की दुकानों में विकसित की गई है। यहाँ ग्राहक धुलवाने के लिए वस्त्र लाते हैं, कुछ दिन बाद धुलने के इस्त्री किए गए वस्त्रों को ले जाते हैं। ग्राहक कोई व्यक्ति, संस्था हो सकता है। बड़े पैमाने पर अक्सर शहर के विभिन्न भागों में कई केंद्र या दुकानें होती हैं। कुछ धुलाई घर ग्राहकों की सामग्री लेने और पहुंचाने की सेवाएं देते हैं। कुछ विशेष छात्रावास, छोटे होटल, रेस्टोरेंट, छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं के लिए होते हैं। व्यावसायिक धुलाई विभिन्न भागों के व्यवस्थित किए जाने वाले प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट कार्य संबंधित होता है। धुलाई, जल निष्कासन, सुखाना, प्रेस करना। कुछ धुलाई घरों में अस्पताल, संस्थाओं के लिए अलग खंड हो सकते हैं। व्यक्तिगत या निजी कार्य के लिए अलग खंड हो सकते हैं। इसमें निर्जल धुलाई, रेशा विशिष्ट वस्तुएं जैसे ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, कंबलों, कालीनों जैसी विशिष्ट वस्तुओं के लिए अलग खंड हो सकता है। कुछ धुलाई घरों में रंगाई, जरी, पॉलिश किसी जैसी विशिष्ट सुसज्जा की व्यवस्था होती है। अधिकांश धुलाई घरों में निरीक्षण सामग्री को छांट कर अलग करके पूर्व उपचारों जैसे कि रफू करना, मरम्मत करना, धब्बे हटाना के लिए इकाई होती है। इन धुलाई घरों में बड़े बड़े उपकरण होते हैं और अधिक संख्या में होते हैं। इन धुलाई घरों में मशीनों में एक चक्र में 100 किलोग्राम अधिक भार घरेलू धुलाई के लिए 5 से 10 किलोग्राम की तुलना होती है, लेने की क्षमता होती है। निर्जल धुलाई के लिए इसके पास आसपास की मशीनें होती हैं। अन्य उपकरण भी में शामिल होते हैं। जल निष्कासन, शुष्कन, समतलन सतह प्रेस करने, रोलर इस्त्री, कैलेंडरिंग मशीन तरह लगाए गए पैक करने के लिए मैच या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु ट्रॉलियां होती है। सभी व्यवसायी प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड रखने की एक पद्धति होती है। जब कोई वस्त्र प्राप्त कर जाती है तो जांच की जाती है कि कोई क्षति या आवश्यक विशेष देखभाल के लिए तो क्या है। ग्राहक को एक रसीद दी जाती है और इस वस्त्रों को संख्या, उसके प्रकार, तैयार किए गए तारीख दी जाती है। रसीद के अनुरूप वस्त्रों की सांकेतिक पट्टियों में पद्धति प्रत्येक ग्राहक की रसीद वस्त्रों की पहचान में मदद करती है। हम नेक्स्ट वीडियो में संस्थाओं से संबंधित बात करेंगे बच्चों, ठीक है।